डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बचे हुए जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसको करने जा रहे हैं। आपको पता है कि अभी तक हम टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो बचे हुए 6 क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एंड द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। मतलब इसमें आपको टोटल 4 इसके पार्ट्स हैं और सब में डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें जो पार्ट ए है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल के बीच का डिफरेंस। आपको पता है कि हाइपो, वैसे भी हाइपो का मतलब नीचे होता है, कम होता है। तो इसका मतलब है द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट लाइज बिलो द कोटिलिडन्स इन अ डाइकोट एम्ब्रियो इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। आपको पता है कि अगर हम इस तरह से कोटिलिडन्स बनाएं तो इससे जो नीचे वाला जो लेवल होगा दैट विल बी हाइपोकोटाइल, और इससे ऊपर वाला जो लेवल होगा दैट विल बी एपिकोटाइल। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कोटिलिडन्स इन अ डाइकोट एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल, और नीचे वाला वो पोर्शन कहलाता है हाइपोकोटाइल। अब आपको पता है कि एपिकोटाइल इट विल टर्मिनेट विद प्लूम्यूल। आपको पता है इसके टॉप में स्टेम अपेक्स होगा, प्लूम्यूल होगा, स्टेम टिप जिसे कहते हैं, और ये टर्मिनेट करेगा, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करेगा रेडिकल में। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है कि हाइपोकोटाइल द पोर्शन ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो दैट लाइज बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स is called as hypocotyl, and the portion which lies above the level of cotyledons is called as epicotyl. Hypocotyl terminates with radicle while this epicotyl terminates with plumule. अब हम चलते हैं दूसरे डिफरेंस की ओर। दूसरा डिफरेंस है कोलियोपटाइल प्लस कोलियोरहिजा। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कोलियोपटाइल एंड कोलियोरहिजा। अब हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं। तो कोलियोपटाइल है क्या? इट इज अ कोनिकल प्रोटेक्टिव शीथ दैट एनक्लोजेस प्लूम्यूल इन मोनोकॉट सीड। कोलियोरहिजा इज द अनडिफरेंशिएटेड शीथ दैट एनक्लोजेस द रेडिकल एंड रूट कैप इन मोनोकॉट सीड। तो जैसे हम बात करते हैं कि कोलियोपटाइल क्या होता है, वो प्लूम्यूल को कवर करता है, मतलब ऐसी प्रोटेक्टिव शीथ जो प्लूम्यूल को कवर करती है, पर मोनोकॉट्स के केस में ये टर्म्स यूज होती हैं, तो उसको कहते हैं कोलियोपटाइल। और जो कवर करती है रेडिकल और रूट कैप को, उस अनडिफरेंशिएटेड शीथ को कहा जाता है कोलियोरहिजा। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द कोलियोपटाइल कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड। कोलियोपटाइल जब जर्मिनेट करेगा तो कोलियोपटाइल बाहर आ जाएगा ग्राउंड से, बट दिस कोलियोरहिजा इट रिमेन्स इन द सॉइल। तो कोलियोरहिजा सॉइल के अंदर ही रहेगी। वैसे भी रूट की जो ग्रोथ है वो नीचे की ओर होती है, जबकि स्टेम ऊपर की ओर ग्रो करेगा तो कोलियोपटाइल बाहर आएगी, जबकि कोलियोरहिजा ये सॉइल के अंदर रहेगी। और अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कोटिलिडनरी नोड। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? जहाँ पे कोटिलिडन का नोड होता है वहाँ से स्टार्ट होती है, और ये स्टार्ट होती है रेडिकल से। कोलियोरहिजा स्टार्ट्स फ्रॉम द रेडिकल। तो इस तरह से हमने दोनों में डिफरेंशिएट किया, कोलियोपटाइल एंड कोलियोरहिजा। अब हम चलते हैं तीसरे डिफरेंस की ओर, द डिफरेंस बिटवीन इंटेगुमेंट एंड टेस्टा। तो अगर हम इंटेगुमेंट और टेस्टा के बीच के डिफरेंस की बात करें तो इंटेगुमेंट इज व्हाट? The outer covering of the ovule is called integument. ओव्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे इंटेगुमेंट कहा जाता है। Now what is testa? The outer covering of the seed is called testa. ओव्यूल की आउटर कवरिंग को इंटेगुमेंट कहा जाता है और सीड की आउटर कवरिंग को
टेस्टा कहा जाता है। इंटेगुमेंट के सेल जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। द सेल्स ऑफ द इंटेगुमेंट आर यूजुअली लिविंग बट द सेल्स ऑफ दिस टेस्टा आर डेड, मतलब टेस्टा में डेड सेल्स होते हैं। और आपको पता है कि इंटेगुमेंट्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इट मे बी सिंगल और डबल लेयर्ड, बट टेस्टा इज ऑलवेज सिंगल लेयर्ड। तो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटेगुमेंट एंड टेस्टा। तो ये क्लियर सी बात है कि इंटेगुमेंट का रिलेशन जो है ओव्यूल से है, जबकि टेस्टा का रिलेशन जो है वो सीड से है। अब हम लास्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। अब पेरिस्पर्म और पेरिकार्प के बीच के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्या है पेरिस्पर्म। आपको पता है कि अगर हम कुछ सीड्स की बात करें जैसे ब्लैक पेपर और बीट, तो इनमें क्या होता है, इन सीड्स के ऊपर रेजिडुअल न्यूसेलस भी बच जाता है। तो जब वो रेजिडुअल न्यूसेलस परसिस्ट करता है तो उस लेयर को कहा जाता है पेरिस्पर्म। और पेरिकार्प एक किस्म की फ्रूट वॉल है जो कि ओवरी की वॉल से डेवलप होती है। तो नाउ द डिफरेंस इज द रेजिडुअल न्यूसेलस which persists in some seeds like beet or black pepper is called perisperm. Now what is this pericarp? The wall of the fruit which develops from the ovary wall is called पेरिकार्प। तो पेरिकार्प डेवलप होती है ओवेरियन वॉल से, ओवरी वॉल जब फ्रूट वॉल में चेंज हो जाती है तो दैट फ्रूट वॉल इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। अब अगर सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो पेरिस्पर्म नॉन फंक्शनल होता है सीड के केस में, उसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन दिस पेरिकार्प इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये प्रोटेक्शन का काम करती है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल एज वेल एज इट ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था जिसमें टोटल 4 पार्ट्स दिए गए थे, तो उनको हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज why is apple called a false fruit? Which part of the flower forms fruit? अब आपने पढ़ा है कि कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं और कुछ फ्रूट्स के को फॉल्स फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये किया गया कि एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट है, क्यों। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, नो व्हाट इज अ फॉल्स फ्रूट। The fruit which is developed from the accessory parts of the flower other than ovary is called false fruit। बोलने का मतलब है कि अगर फ्रूट की डेवलपमेंट केवल ओवरी से हो तब उस फ्रूट को बोला जाता है ट्रू फ्रूट, लेकिन अगर ओवरी के अलावा किसी दूसरे फ्लोरल पार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी हो तो ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। Now the true fruits are always developed from the ovary and other floral structure do not play any role in the fruit formation. But in case of false fruit, these are developed from the floral parts other than the ovary. In apple, the thalamus or fleshy receptacle forms the edible part of the fruit, hence it is called a false fruit। जैसे क्वेश्चन इसका दूसरा भी था कि बताइए कि अगर ओवरी के अलावा कोई और फ्लोरल पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है तो कौन सा करता है, तो वो थैलेमस होता है, मतलब जो फ्लैशी रिसेप्टिकल होता है वो इसका एडिबल पार्ट होता है। तो इसलिए एप्पल को ट्रू के बजाय फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, बिकॉज इन केस ऑफ एप्पल फ्रूट द फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम थैलेमस or a fleshy receptacle. Now the question number 15 is what is emasculation? When and why does a plant breeder employ this technique? Now the answer is emasculation, the removal of stamens from the bisexual flowers done before the maturation of anther in order to avoid सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स इज कॉल्ड एज इमेस्कुलेशन। मतलब क्या हुआ कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर को मेच्योर होने से पहले ही हम क्या करेंगे, स्टेमेंस को वहाँ से रिमूव कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि उसमें
सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ स्टेमेंस फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और क्यों रिमूव करेंगे? ताकि उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करें और जो अनवांटेड पोलन ग्रेन्स हैं उनसे पॉलिनेशन, उनसे फर्टिलाइजेशन ना हो, इस चीज़ को भी प्रिवेंट करेंगे, और डिजायर्ड पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, इसको इंश्योर करेंगे। अब क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डज अ प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक? तो दिस technique is employed by the plant breeders in bisexual flowers to obtain desired variety of plants. The flowers are covered with bag before they open and the anthers are removed. This technique is called bagging and it ensures that the flower is pollinated only by desired pollen grain. Then mature, viable and desired pollen grains are dusted on the bagged stigma and desired variety is produced. मतलब क्या हुआ कि इस टेक्निक का उपयोग प्लांट ब्रीडर्स डिजायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट बनाने के लिए करते हैं। वो उससे पहले क्या करते हैं, वो उसको कवर कर देते हैं बैग से, फिर उसमें से स्टेमेंस को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद डिजायर्ड पोलन ग्रेन की डस्टिंग करते हैं और फिर दोबारा से उसको कवर कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो डिजायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड वैरायटी है, वही बने। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज इमैस्कुलेशन और इसको कहाँ पर यूज किया जाता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 16। इफ यू कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस, विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी एंड वाई? कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मान लिया जाए आप पार्थेनोकार्पी कर सके ग्रोथ हार्मोन से, ग्रोथ रेगुलेटर से, तो आप कौन से फ्रूट में करेंगे और क्यों? तो सबसे पहले तो हमें इसके आंसर में पार्थेनोकार्पी को स्टडी करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी का मतलब है कि फ्रूट्स बनाने बिना फर्टिलाइजेशन के। तो अब सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको अगर ऐसा मौका आए तो आप कौन से फ्रूट की पार्थेनोकार्पी करनी चाहेंगे और क्यों? तो अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं इसका आंसर इस तरह से दूंगा, आई विल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन द फ्रूट्स विच आर ऑफ ग्रेट डिमांड एंड द पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड इजिली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। तो मैंने सीधी सी बात है, उन्हीं फ्रूट्स की हम पार्थेनोकार्पी करना चाहेंगे जो ज़्यादा डिमांड में हो और जिनमें ये करना आसान भी हो। इसमें जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो ऑक्सिन का यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ऑरेंज या वाटरमेलन में हम पार्थेनोकार्पी करना चाहेंगे। आप इसका उत्तर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपेटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल। कि टेपेटम का क्या काम होता है। अब आपको पता है कि टेपेटम कहाँ होती है, ये सबसे पहले पता होना जरूरी है। द टेपेटम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। इट हैज सेल्स दैट प्रोड्यूस एंजाइम्स, एमिनो एसिड्स and hormones during microsporogenesis that are required for the development of pollen grains. The exine or exine is also produced by it. तो देखो टेपेटम, आपको पता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे टेपेटम कहा जाता है। और टेपेटम क्या करती है, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होती है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। साथ में टेपेटम के सेल्स में एबिलिटी होती है कि वो कुछ एंजाइम्स बनाए, एमिनो एसिड्स बनाए या हार्मोन्स बनाए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान, जो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट में मदद करते हैं। और इसी टेपेटम से एक्साइन भी प्रोड्यूस की जाती है। तो इस तरह से जो टेपेटम है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, and it also produces some substances like enzymes, amino acids and hormones that are required for the development of pollen grains, and exine is also produced by tapetum. तो
अब हम लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसकी बात करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 18 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। अब अगर हम बात करें तो एपोमिक्सिस क्या होती है। एपोमिक्सिस है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो अगर हम बात करें पार्थेनोकार्पी की तो वहां डेवलप होते हैं फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन पे, पर एपोमिक्सिस में क्या डेवलप होते हैं, सीड्स डेवलप होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। मतलब ना मियोसिस होगी ना सिनगैमी होगी, क्या डेवलप होंगे, सीड्स। और दिस टाइप ऑफ सीड फॉर्मेशन दैट अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस कहाँ पर काम आती है, तो एक तो हम एपोमिक्सिस से हाइब्रिड सीड्स बना सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो हाइब्रिड्स में कुछ कैरेक्टर का लॉस होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर के लॉस को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो द आंसर इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स एंड इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड्स। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से चलेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।